हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं काव्य क्लास 11 के बारे में। ये हिंदी, संपूर्ण हिंदी का व्याकरण आपको इस निर्मल ज्योति क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की तैयारी की जा रही है। ये कक्षा 10 एवं 12 के लिए 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके क्लास में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्लास का दूसरा आज काव्य का दूसरा क्लास है एवं पूरे व्याकरण में हमने शुरू किया है, तब से ये 11वां क्लास है। इसमें इस वीडियो से पहले हमने आपको कराया था। हमने आपको प्रबंधक काव्य और महाकाव्य, खंड काव्य कराए थे, क्योंकि प्रबंधक काव्य के ही 3 भेद होते हैं। आपके कौन कौन से भेद होते हैं? प्रबंधक काव्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और ये आपका एक आख्यानिक गीत है। एक आपका महाकाव्य है, दूसरा आपका खंड काव्य है और तीसरा आपका आख्यानिक गीत है। आख्यानिक गीत या गीतियां भी कह सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने महाकाव्य किसे कहते हैं, इसके लक्षण, गुण, विशेषता, इनके 4 कवियों के नाम और महाकाव्य की परिभाषा एवं कवियों के नाम, विशेषता, लक्षण सहित बताए। आज आपको ये वीडियो आख्यानिक गीत से शुरू हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आप प्रश्न है आपका, आख्यानिक गीत किसे कहते हैं? आख्यानिक गीत या गीतियां किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा वर्णित होती है। ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें क्या होती है? एक लघु कथा वर्णित होती है और जिसके छंदों में गेयता होती है, उसे आख्यानिक गीत कहते हैं। क्या होती है? एक तो आपकी लघु कथा वर्णित हो, एक आपका क्या हो, जिनके छंदों में गेयता हो। गेयता का क्या अर्थ होता है? एक छोटी कथा हो और जिसको गाया भी जा सके, उसे क्या कहते हैं? आख्यानिक गीत कहते हैं। जैसे नरसी का मायरा और झांसी की रानी, सभी ने आपने छोटे क्लासों में देखी होगी। झांसी की रानी की आपने कथा है, वो क्या है? एक लघु कथा है, लेकिन उसमें गेयता है, उसको गाया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये क्या है? गाया जाता है, इसमें गेयता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आख्यानिक गीत कहते हैं। तो एक बार और आप समझ लीजिए बड़े ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा वर्णित होती है। क्या होती है? लघु कथा वर्णित होती है और जिसके छंदों में गेयता होती है, उसे आख्यानिक गीत कहते हैं। जैसे नरसी का मायरा और झांसी की रानी आदि भी हैं, और भी हो सकते हैं आपके, और भी हैं। तो कौन कौन से उदाहरण है इसके? नरसी का मायरा और झांसी की रानी। तो आपकी समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा। एक बार और समझ लीजिए। ऐसी पदबद्ध रचना जिसमें एक लघु कथा परिणत होती है और जिनके छंदों में गेयता होती है, उसे आख्यानिक गीत कहते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि आपके क्या है प्रश्न। प्रश्न है आपका, किन्हीं 2 आख्यानिक गीतों के नाम रचनाकारों सहित लिखिए। किसके सहित लिखना है आपको? रचनाकारों सहित लिखना है। तो आपके 2 आख्यानिक गीत एवं रचनाकार, आप इसकी हेडिंग डाल के और आंसर लिख सकते हैं कि 2 आख्यानिक गीत एवं रचनाकार। तो एक तरफ आप डाल लेते हैं आख्यानिक गीत, दूसरी तरफ आप डाल लेंगे रचनाकार। तो आख्यानिक गीत वही जो हमने उदाहरण में समझाया, नरसी का मायरा। नरसी का मायरा किसने लिखा? मीराबाई ने लिखा। किसने लिखा? मीराबाई ने। नंबर 2, झांसी की रानी। झांसी की रानी किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आप प्रश्न पूछा जा सकता है, मीराबाई ने
कौन सा आख्यानिक गीत लिखा है? तो कौन सा लिखा है? नरसी का मायरा सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सा आख्यानिक गीत लिखा है? तो झांसी की रानी लिखी है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि नरसी का मायरा आख्यानिक गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा? मीराबाई ने लिखा। या झांसी की रानी आख्यानिक गीत किसने लिखा? तो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी नामक एक आख्यानिक गीत लिखा है। तो ठीक क्लियर, आपकी समझ में यहाँ तक आया? तो चलो आगे चलते हैं, एक बार और समझ लें। दो आख्यानिक गीत एवं रचनाकार, एक तरफ आपने आख्यानिक गीत लिख लिया, दूसरी तरफ रचनाकार है। आपका नंबर 1 नरसी का मायरा। नरसी का मायरा किसने लिखा? मीराबाई ने। नंबर 2 झांसी की रानी। झांसी की रानी किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आप नेक्स्ट आगे चलते हैं। ध्यान है आपको, नरसी का मायरा किसने लिखा? किसने लिखा? मीराबाई ने। झांसी की रानी किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब प्रश्न आता है, ये आपका प्रबंधक काव्य खत्म होता है, अब आपका आता है मुक्तक काव्य। क्या है? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में मैंने बताया कि ये दो प्रकार का होता है। एक आपका कौन सा होता है? गेय मुक्तक। और एक कौन सा होता है आपका? पाठ है मुक्तक। पाठ है मुक्तक। तो हम इसको समझाते हैं अब मुक्तक काव्य। और गेय मुक्तक भी दो प्रकार का है। एक कौन सा होता है? गीत। और एक कौन सा होता है? प्रगीत। गीत और प्रगीत। तो इन्हें भी समझ ले जाए। प्रश्न है अब आपका, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। कैसा काव्य आपका? मुक्तक काव्य। तो प्रश्न आंसर है मुक्तक काव्य। हेडिंग डालेंगे आप पहले, फिर लिखते हैं इसकी परिभाषा। जिस काव्य में कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। कैसा है? मुक्त। अच्छा, इससे पहले हमने कराया था कौन सा? प्रबंधक काव्य। तो प्रबंधक काव्य में कथा कैसी थी? युक्त थी। पूर्व पद के प्रसंग से कैसी थी? युक्त ही युक्त। और इसमें क्या है? मुक्त। इसमें एक दोहा दूसरे दोहा एक ही कथा में नहीं होता, एक कहीं का होता है तो एक कहीं का होता है। जैसे रहीम जी ने दोहा लिखे हैं, कबीर जी ने दोहा लिखे हैं, आपके अन्य कवियों ने भी दोहा लिखे हैं। तो इस प्रकार से जो दोहा लिखे गए हैं आपके, वो मुक्तक काव्य होते हैं। कि जिस काव्य में कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से कैसा होता है? मुक्त होता है। ये ध्यान रखना, मुक्त होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। जिस प्रकार जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब इसके बाद जो दूसरा दोहा लिखा हुआ है वो इसकी कथा में नहीं है, वो नीति संबंधित दोहे हैं और अलग कहे गए हैं उनको। इस प्रकार से है, जैसे उदाहरण में दिया है बिहारी सतसई के 719 दोहे और कबीर के दोहे आदि। कबीर के भी दोहे हैं, बिहारी सतसई ने 7 से 19 जो दोहे लिखे हैं वो किसी कथा में नहीं लिखे कि किसी राम की कथा हो या किसी नायक की कथा हो, नहीं। उसमें क्या है? उसमें नीति संबंधी दोहे लिखे हैं। एक कहीं का है तो एक कहीं का है, नीति पर आधारित है। तो इनमें क्या नहीं होता? पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, यानी युक्त नहीं होता। युक्त नहीं होता है, मुक्त होता है। युक्त नहीं होता, कैसा होता है? आपका मुक्त होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। आप एक बार और सुन लीजिए मुक्तक काव्य में। जिस काव्य में कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, उसे मुक्तक छंद कहते हैं, सॉरी मुक्तक काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन? मुक्तक काव्य कहते हैं। आप मुक्तक काव्य कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। उदाहरण है बिहारी सतसई के 7 से 19 दोहे, कबीर के दोहे आदि।
अब मुक्तक काव्य कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ आपको प्रकार भी बताया है। मुक्तक काव्य यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक पे है आपका गेय मुक्तक। कौन सा है? गेय मुक्तक। और नंबर दो पे कौन सा है? पाठ्य मुक्तक। मैं यहाँ भी बता चुका हूँ आपको, मुक्तक काव्य दो प्रकार का है, गेय मुक्तक और आपका कौन सा है? पाठ्य मुक्तक। तो चलिए इनकी परिभाषा अपन आगे जान लेते हैं कि गेय मुक्तक क्या होता है और आपका पाठ्य मुक्तक क्या होता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको पढ़ते रहिए, बड़े ध्यान से पढ़ें। और ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे इनके प्रकार में आपका नंबर एक है गेय मुक्तक। क्या है? गेय मुक्तक। तो लिखा, जिस काव्य में भावना और रागात्मकता एवं संगीत की प्रधानता होती है उसे गेय मुक्तक काव्य कहते हैं। जिस काव्य में क्या हो? भावना हो, रागात्मकता हो एवं संगीत की प्रधानता हो, उसे गेय मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा के गाए गए पद तथा निराला प्रसाद पंत एवं महादेवी वर्मा के प्रगीत आदि। कबीर, तुलसी, मीरा के गाए गए पद हैं तथा निराला प्रसाद पंथ एवं महादेवी वर्मा के प्रगीत हैं। तो इन्होंने, कबीर, तुलसी और मीरा ने जो पद गाए हैं वो गेय मुक्तक काव्य में हैं। किस में है? गेय मुक्तक। मीरा जी ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार से जो पद गाए हैं मीरा जी ने और कबीर जी ने भी पद गाए हैं, वो कैसे हैं? आपके गेय मुक्तक हैं। जिस काव्य में भावना, रागात्मकता एवं संगीत की प्रधानता होती है। अब इसमें दोनों है, मीरा की भावना है, रागात्मकता है और उसमें संगीत भी है, संगीत की प्रधानता है, उसे गेय मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा के गाए गए पद तथा निराला प्रसाद पंत एवं महादेवी वर्मा के प्रगीत आदि। और ये प्रगीत कहाँ है? आपके छोटे छोटे दोहे जो किसके रूप में? गीत के ही रूप में गाए जाते हैं, उसे ही प्रगीत कहते हैं। अब प्रकार है, यह दो प्रकार के होते हैं। क्या है? एक तो गीत है और एक आपका प्रगीत है। तो गीत क्या है? जिनमें रागात्मकता एवं संगीत की प्रधानता होती है उन्हें गीत कहते हैं। वह छोटे छोटे पद जिनमें क्या होता है? रागात्मकता होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रगीत कहते हैं। ये बड़े होते हैं गीत, और प्रगीत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इस प्रकार से आपका गेय मुक्तक पाठ, गेय मुक्तक काव्य हो गया। जिस काव्य में भावना, रागात्मकता एवं संगीत की प्रधानता होती है उसे गेय मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा के गाए गए पद तथा निराला प्रसाद पंत एवं महादेवी के प्रगीत आदि। आप आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट में है, क्या है आपका? नंबर दो, पाठ्य मुक्तक। कौन सा है? गेय मुक्तक हमने अभी आगे के पेज में बताया। अब इस पेज में है आपका पाठ्य मुक्तक। तो जिस काव्य में भावों की अपेक्षा लोक व्यवहार एवं नैतिकता की भावना का समावेश होता है। क्या होता है? ये इंपोर्टेंट शब्द है, लोक व्यवहार एवं नैतिकता की भावना का समावेश होता है, उसे पाठ्य मुक्तक काव्य कहते हैं। जिस काव्य में भावों की अपेक्षा लोक व्यवहार एवं नैतिकता की भावना का समावेश होता है, उसे पाठ्य मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे। कैसे संबंधी है? नीति संबंधी दोहे। बिहारी, मतराम के श्रृंगार परक दोहे। बिहारी और मतराम के कैसे दोहे? आपके श्रृंगार परक दोहे हैं। तो एक बार उसने, जिस काव्य में भावों की अपेक्षा लोक व्यवहार एवं नैतिकता की भावना का समावेश होता है, उसे पाठ्य मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे,
तथा बिहारी मतराम के श्रृंगार परक दोहे। रहीम के जो दोहे हैं, तुलसी के नीति संबंधी दोहे हैं। कबीर के दोहे हैं, तुलसी ने लिखा है कि तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग, तब से हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। इसमें नीति है कि हम लोगों को नदी और नाव के संयोग की तरह सभी लोगों से हिल मिल के रहना चाहिए, चाहे वो ऊंच हो या नीच हो, पापी हो धर्मी हो, छोटा हो बड़ा हो, राजा हो प्रजा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन सभी से हिल मिल कर रहना चाहिए। ये नीति संबंधी दोहे है, तो इसको अपन पाठ्य मुक्तक दोहे कहेंगे, पाठ्य मुक्तक काव्य। तो एक बार और सुन लीजिए। जिस काव्य में भावों की अपेक्षा लोक व्यवहार एवं नैतिकता की भावना का समावेश होता है, उसे पाठ्य मुक्तक काव्य कहते हैं। और भी लिखा है, रहमान जी ने लिखा है कि आगे देखते हैं आप अगले में। अब आता है आपका प्रबंधक काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर। दोनों ही हैं आपके, प्रबंधक काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर। तो क्या अंतर है प्रबंधक एवं मुक्तक काव्य में अंतर? प्रबंधक काव्य एक तरफ डाल लेते हैं, दूसरी तरफ आप मुक्तक काव्य डाल लेते हैं। नंबर एक, प्रबंधक काव्य में कथा होती है। क्या होती है? कथा होती है। और मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती है। इसमें कथा होती है और मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती है। नंबर दो, यह काव्य पूर्व पद से कैसा होता है? युक्त होता है। कैसा होता है? युक्त। और यह काव्य पूर्व पद से कैसा होता है? मुक्त होता है। ये आपको ध्यान लगाना है कि ये काव्य तो पूर्व पद से युक्त होता है और यह काव्य पूर्व पद से मुक्त होता है। यह काव्य पूर्व पद से युक्त होता है और यह काव्य पूर्व पद से मुक्त होता है। नंबर तीन, इसमें छंदों की तारतम्यता टूटती नहीं है और इसमें छंदों की तारतम्यता टूट जाती है। इसमें नीति संबंधी जो दोहे हैं, तो इसमें एक दुआ कहीं का होता है तो दूसरा दुआ कहीं का है, इस छंदों की तारतम्यता टूट जाती है। इसमें कथा के रूप में आपका काव्य वर्णित होता है, तो एक छंद उसी कथा में की लय में दूसरा छंद, उसी की लय में तीसरा छंद और उसी की लय में चौथा छंद, ऐसा होता जाता है। तो इसलिए इसमें छंदों की तारतम्यता टूटती नहीं और इसमें छंदों की तारतम्यता टूट जाती है। नंबर चार, रामचरितमानस पार्वती मंगल प्रबंधक काव्य हैं। बिहारी के 719 दोहे कोमा कबीर तुलसी के नीति संबंधी दोहे आदि क्या है? आपके मुक्तक काव्य हैं। आदि क्या है? आदि मुक्तक काव्य हैं। आदि आपके मुक्तक काव्य हैं। ये आपके मुक्तक काव्य हैं। तो इस प्रकार से आपका ये एक बार और समझें। प्रबंधक काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। प्रबंधक एवं मुक्तक काव्य में अंतर, एक तरफ आपने प्रबंधक काव्य डाल दिया, दूसरी तरफ आपने मुक्तक काव्य डाल दिया। तो हम ये देखते हैं नंबर एक पे क्या है, प्रबंधक काव्य में कथा होती है और मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती है। नंबर दो, यह काव्य पूर्व पद से युक्त होता है और यह काव्य पूर्व पद से मुक्त होता है। नंबर तीन, इसमें छंदों की तारतम्यता टूटती नहीं है, इसमें छंदों की तारतम्यता टूट जाती है। नंबर चार, रामचरितमानस कोमा पार्वती मंगल प्रबंधक काव्य हैं। बिहारी के 719 दोहे, कबीर तुलसी के नीति संबंधी दोहे आदि मुक्तक काव्य हैं। तो आपने ये देखा इस प्रकार से। नेक्स्ट आप देखते हैं, एक प्रकार है आपका, ये आपने पढ़ा है कि काव्य हमेशा मुख्य रूप से कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। लेकिन यदि वो पूछता है लेखन शैली के आधार पर, किसके आधार पर? लेखन शैली के आधार पर काव्य कितने प्रकार के होते हैं,
लेखन शैली के आधार पर काव्य कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो आपको 3 प्रकार लिखना है। कितना है? 3 प्रकार आपको लिखना है। लेखन शैली के आधार पर काव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गद्य काव्य, नंबर 2 पद्य काव्य और नंबर 3 चंपू काव्य। नंबर 1 पे कौन सा है आपका? गद्य काव्य, नंबर 2 पे है आपका पद्य काव्य और नंबर 3 पर है चंपू काव्य। तो आइए चलिए हम इनकी परिभाषाओं को जान लेते हैं। गद्य काव्य, जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन गद्य के रूप में, किसके रूप में? गद्य के रूप में होता है, उसे गद्य काव्य कहते हैं। जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन गद्य के रूप में होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। जैसे कहानी, नाटक, एकांकी आदि, ये सभी कैसी होती हैं? कथा के रूप में वर्णित होती हैं, तो इसे अपन गद्य काव्य कहते हैं। अब नंबर 2 आता है आपका पद्य काव्य। जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन पद्य के रूप में होता है, कैसे रूप में? पद्य के रूप में होता है, उसे पद्य काव्य कहते हैं। जैसे कोई कविता हो, कविता के रूप में कोई छंद हो, छंद कोई भी हो सकता है, दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित, सवैया, कोई भी छंद हो सकता है आपका। तो छंद के रूप में है या किसी कविता के रूप में वर्णित है, तो उसे कैसा कहेंगे? अपन पद्य काव्य कहते हैं। जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन पद्य के रूप में होता है उसे पद्य काव्य कहते हैं। जैसे कविता, छंद आदि। अब नंबर 3 पर आता है आपका चंपू काव्य। कौन सा है? चंपू काव्य। तो इसे भी देख लीजिए। चंपू काव्य, जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों से मिश्रित रूप में होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन गद्य एवं पद्य दोनों से मिश्रित रूप में होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। जैसे कहानी और प्लस दोहे। कहानी आपने कुछ कही, फिर उसमें बीच में दोहा लिख दिया, फिर कहानी कही, फिर दोहा लिख दिया, फिर कहानी लिखी, फिर दोहा लिख दिया। तो ये दोनों से मिश्रित जो रचना है वह क्या कहलाती है? आपकी चंपू काव्य कहलाती है। तो ये लेखन शैली के आधार पर काव्य कितने प्रकार के हैं आपके? लेखन शैली के आधार पर काव्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गद्य काव्य, नंबर 2 पद्य काव्य, नंबर 3 चंपू काव्य। अब नंबर 1 पे आपका गद्य काव्य, जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन गद्य के रूप में होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। जैसे कहानी, नाटक, एकांकी आदि। नंबर 2 पद्य काव्य, जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन पद्य के रूप में होता है उसे पद्य काव्य कहते हैं। जैसे कविता, छंद आदि। चंपू काव्य नंबर 3 पे कौन सा है आपका? चंपू काव्य, जिस काव्य में किसी कथा का वर्णन गद्य एवं पद्य दोनों से मिश्रित रूप में होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। जैसे कहानी प्लस दोहे आदि। तो साथियों, आज हमने ये वीडियो आप लोगों को बनाया। आज आपका काव्यों का पूरा वीडियो समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को लाइक और करते रहिए और देखते रहिए। आगे के लिए 2026 की तैयारी के लिए मैं ये गारंटी के साथ दे रहा हूँ, यदि आपने हमारा पूरा वीडियो और पूरी मेरी ग्रामर और ये हिंदी का पढ़ा तो आपके 95+ नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इसे देखिए, आसान भाषा में, अच्छी और आपकी आसान भाषा में, सरल भाषा में आपकी सारी परिभाषाएं हैं, आपको अलग से ही मिलेगा। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद सो मच।